अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज किस तरह से होता है। प्लांट्स में वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जो गैसियस एक्सचेंज करती हैं। हमने डिटेल में इसके बारे में बात की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस, के इंसानों में गैसों का तबादला किस तरह से होता है। वो कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं इंसानों में जो कि गैसों का तबादला करने में मदद देती हैं। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ना है एयर पैसेजवे, जो कि फर्स्ट टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमंस में। एयर पैसेजवे का मतलब है हवा का रास्ता, यानी कि जो हवा जो है, जो ऑक्सीजन जो है हम इन्वायरमेंट से इनहेल करते हैं वो किस रास्ते से गुजर के फेफड़ों तक जाती है। क्योंकि आपको पता है ये जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं वो हमारे लंग्स में जाती है, फेफड़ों में जाती है। में जो गैसियस एक्सचेंज का सिस्टम है इसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। यानी ये वो सिस्टम है जिसके दौरान जो ह्यूमंस हैं या एनिमल्स हैं वो इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन लेंगे, जो एयर है वो इनहेल करेंगे और फिर जो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड जो है लंग्स में प्रोड्यूस होती है उसे वो बाहर इन्वायरमेंट में एक्सहेल कर देते हैं। ये जो सिस्टम है इसे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है ये किन स्ट्रक्चर्स पे मुश्तमिल होता है इसके बारे में हम बात करते हैं। फर्स्ट जो स्ट्रक्चर है रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो नेज़ल कैविटी है। ये हर एक ये जो पॉइंट है, हर एक जो टर्म है यहाँ पे, इसे हमने बारी बारी जो है डिस्क्राइब करना है, इसकी डेफिनेशन करनी है। अभी हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि नेज़ल कैविटी क्या है। नेज़ल कैविटी जो है ये जो नोज़ की कैविटी होती है इसे हम नेज़ल कैविटी कहते हैं। ये वो फर्स्ट स्ट्रक्चर है जिसमें एयर जो है वो दाखिल होती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स वो डक्ट है जो कि कॉमन होती है बोथ ओरल कैविटी एंड नेज़ल कैविटी। यानी ओरल कैविटी कहते हैं जो हमारे मुंह की जो कैविटी होती है इसे हम ओरल कैविटी कहते हैं। ये और नेज़ल कैविटी आगे जाके दोनों कॉमन हो जाते हैं और वो जो पॉइंट होता है, वो जो डक्ट होती है उसे हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। फेरिंग्स के बाद कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर आती है। कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर का मतलब है वो स्ट्रक्चर जिसमें कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज कहते हैं हम सॉफ्ट बोन को, जिस तरह हमारे नोज में सॉफ्ट बोन होती है, नरम हड्डी जिसे हम कहते हैं। लेरिंग्स आता है फेरिंग्स के बाद। लेरिंग्स के बाद ट्रेकिया आ जाती है। ट्रेकिया हम कहते हैं ये वो डक्ट है जिसे हम विंड पाइप कहते हैं, यानी हवा की नाली कहते हैं। उसके बाद ब्रोनकाई आ जाते हैं, यानी ट्रेकिया जो है डिवाइड होकर ब्रोनकाई बना देती हैं, दो ब्रोनकाई बनाती हैं। ब्रोनकाई फिर डिवाइड होकर ब्रोनक्यूल्स बना देते हैं। ब्रोनक्यूल्स जब डिवाइड होते हैं तो एल्व्यूलर डक्ट्स बना देते हैं। एल्व्यूलर डक्ट्स के आखिर में जो है वो एल्व्यूलाई होते हैं जिसे हम कहते हैं क्लस्टर है, यानी कि गुच्छे हैं वो पाउचेस के। ठीक है ना, पाउच जिस तरह बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है एल्व्यूलाई की, और एक तरफ के एल्व्यूलाई मिलके लंग्स बना देते हैं। फिर लंग्स के नीचे जो है वो डायाफ्राम होता है। डायाफ्राम हम कहते हैं ये मस्कुलर स्ट्रक्चर है। अब इस हर टर्म को हमने बारी बारी डिस्क्राइब करना है। मैं आपको इसकी डायग्राम बताती हूँ, दिखाती हूँ कि किस तरह से इसकी डायग्राम होती है और इसको आप डिफाइन किस तरह से करेंगे। स्टूडेंट्स, ये जो डायग्राम है ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की डायग्राम है। इस डायग्राम के ज़रिए आप समझेंगी कि ह्यूमन में गैसों का तबादला किस तरह से होता है, किस तरह से जो एयर है वो नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए से लंग्स तक पहुंचती है। ठीक है, अब इसमें जो हर स्ट्रक्चर है वो लेबल की हुई है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। जो जो स्ट्रक्चर अभी मैंने आपको पीछे बताई हैं, जितनी भी स्ट्रक्चर है वो हर एक को यहाँ पे लेबल किया गया। आपने इस डायग्राम को गौर से देखना है, हर एक स्ट्रक्चर को। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम पढ़ते हैं नेज़ल कैविटी के बारे में। देखिए यहाँ पे नेज़ल कैविटी को लेबल किया गया है। नेज़ल कैविटी मैंने अभी बताया है, ये जो हमारे नाक की कैविटी होती है उसे हम नेज़ल कैविटी कहते हैं। तो नेज़ल कैविटी जो है ये देखिए यहाँ पे आइज़ के नीचे ये जो सारी खाली जगह है ये नेज़ल कैविटी की है। आपने इस डायग्राम को अच्छे से गौर से देखना है। ठीक है, उसके बाद नीचे देखें तो यहाँ पे ओरल कैविटी लिखा है मैंने। ठीक है, ये मुंह की जो खाली जगह है उसे हम ओरल कैविटी कहते हैं, जहाँ पे हम फूड को मैस्टिकेट करते हैं। ठीक है, ये ओरल कैविटी है। ठीक है, यानी मुंह की जो खाली जगह है। अब देखें ये नेज़ल कैविटी और ओरल कैविटी आगे जाके आप देखें दोनों एक जगह पे जाके मिल रही हैं। ठीक है ना, यानी एक ही डक्ट में दोनों कॉमन हो जाती हैं आगे जाके। ठीक है, तो इसे हम ये जो जहाँ पे कॉमन हो रही है इस पॉइंट को हम, इस डक्ट को कहते हैं फेरिंग्स। इसको हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स। अब ये जो फेरिंग्स है ये आगे जाके
लेरिंग्स बना देता है। लेरिंग्स जो बनाते हैं उससे पहले हम फेरिंग्स की बात करते हैं। ये जो फेरिंग्स होता है ये वो डक्ट है जो कि फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन होती है, यानी हवा भी इस नाली में से गुजरती है और जो फूड है वो भी यहाँ से पास होके गुजरती है, लेकिन फूड जो है वो आगे जाके इसोफेगस में दाखिल हो जाती है और जो हवा है वो आगे जाके फेरिंग्स से ट्रैकिया में दाखिल हो जाती है लेरिंग्स के जरिए। ठीक है, तो ये जो फेरिंग्स है ये वो पॉइंट है जो कि कॉमन है टू बोथ फूड एंड एयर। ठीक है, यानी हवा भी इसमें दाखिल होगी और फूड भी। और ये पॉइंट जो है फेरिंग्स किस तरह बना है, जब नेजल कैविटी और ओरल कैविटी दोनों यूनाइट हो रही हैं। इसके बाद जो है जो पॉइंट आता है वो लेरिंग्स आता है। लेरिंग्स वो स्ट्रक्चर है जिसमें कार्टिलेजिनस बैंड्स होते हैं। ठीक है ना, इसमें ये कार्टिलेज के बने सी शेप के बैंड्स होते हैं और इसको हम लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जब हवा एंटर होती है, एयर एंटर होती है तो वाइब्रेट करते हैं वो बैंड्स, वो जो पट्टियाँ होती हैं रेशेदार। ठीक है, जब वो वाइब्रेट करते हैं तो उसकी वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है, इसलिए हम इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। ये लेरिंग्स यहाँ पे लेबल किया हुआ है, ये ऑरेंज और ये जो ब्राउन सी शेड है ये देखिए यहाँ पे लेबल किया हुआ है। उसके बाद नीचे आ जाता है ट्रैकिया। ट्रैकिया में भी बैंड्स होते हैं सी शेप लाइक। ठीक है, और ये जो ट्रैकिया है इसे हम विंड पाइप कहते हैं। ये देखिए यहाँ पे लेबल किया हुआ है, ये वाइट कलर की जो बड़ी सी ट्यूब यहाँ पे आपको नजर आ रही है ये ट्रैकिया है, इसमें हवा दाखिल होती है, इसे हम हवा की नाली कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया बाद में आगे जाके जो है डिवाइड हो रही है। देखिए हर लंग्स में ये जो पिंक से कलर में, रेड से कलर में स्ट्रक्चर दिखाई है, ये लंग्स हैं, हमारे फेफड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आगे जाके जो ये ट्रैकिया है ये डिवाइड हो जाती है ब्रोनकाई में। ठीक है, यानी ये दो में तकसीम हो जाती है, हर एक ब्रोनकाई एक लंग्स में चला जाता है। फिर आप देख रही हैं ब्रोनकाई भी आगे जाके ब्रोनक्यूल्स में तकसीम हो जाता है, यानी आगे जाके जो फर्दर शाखे सी बना रहा है इसे हम ब्रोनक्यूल्स कहते हैं। ठीक है, और ब्रोनक्यूल्स फिर जो है आगे जाके डिवाइड हो जाता है किसमें, एल्व्यूलाई में। ठीक है, और इसके नीचे देखें डायफ्राम की स्ट्रक्चर है। स्टूडेंट्स आज हमने जो पढ़ना है वो हमने एयर पैसेजवे में एल्व्यूलाई तक पढ़ना है। जो लंग्स का और डायफ्राम वाला जो टॉपिक है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज हमने ये स्ट्रक्चर्स पढ़नी है एल्व्यूलाई तक। अब हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करते हैं, हर एक टर्म को हम डिफाइन करते हैं और उनके स्ट्रक्चर्स में आपको अलहदा करके बारी बारी दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह से वर्क करता है। नेजल कैविटी जो है ये वो पहली स्ट्रक्चर है जिसमें एयर जो है एंटर होती है। हमारी जो नेजल कैविटी, हमारा जो नोज़ है वो दो पोर्स में डिवाइड हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, नोस्ट्रिल्स कहते हैं। ये जो कैविटीज़ हैं इसे हम नोस्ट्रिल्स कहते हैं। 2 नोस्ट्रिल्स होते हैं, हर नोस्ट्रिल्स में बाल भी होते हैं और म्यूकस भी होता है। अब ये बाल और म्यूकस किस लिए होते हैं? बाल इसलिए होते हैं ताकि जो अगर हवा में कोई डस्ट पार्टिकल है तो उसको ट्रैप कर दे, उसको अंदर ना जाने दे। ठीक है, तो इस चीज़ से बचने के लिए अल्लाह ताला ने जो नाक में है वो हेयर्स रखे हैं। ठीक है, और दूसरे जो है वो म्यूकस है। म्यूकस क्या काम करता है, जो एयर एंटर होती है नोज़ में उसका टेम्परेचर जो उसे मॉइस्ट करता है ताकि उसका टेम्परेचर बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक हो जाए। तो नेजल कैविटी हैज़ 2 नोस्ट्रिल्स। नेजल कैविटी में 2 नोस्ट्रिल होते हैं, हर नोस्ट्रिल में बाल भी होते हैं और म्यूकस भी होते हैं। ठीक है, ये वो पहली स्ट्रक्चर है जिसमें एयर क्या है, एंटर होती है। कैविटी के बाद फेरिंग्स आ जाती है। फेरिंग्स वो डक्ट है जिसमें फूड भी एंटर होती है और एयर भी एंटर होती है। अभी मैंने आपको बताया है कि फेरिंग्स वो डक्ट है जिसमें फूड भी एंटर होती है और एयर भी एंटर होती है। अब ये जहाँ जो नीचे मैंने डायग्राम दिखाई है ये फेरिंग्स की है, पीछे जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई थी वो भी फेरिंग्स की थी, लेकिन वो उसका साइड व्यू था। ये मैंने आपको इसका फ्रंट व्यू दिखाया। देखिए इसमें 3 आपको खाली जगह नज़र आ रही है, तो एक जो है वो नोज से आ रही है इसकी डक्ट, ठीक है ना, और दूसरी जो है माउथ से आ रही है। दोनों कंबाइन होके क्या फेरिंग्स बना रहे हैं। फेरिंग्स में ये वो डक्ट है जिसमें फूड भी एंटर होती है और एयर भी एंटर होती है। अगर आपको फेरिंग्स की आपसे डेफिनेशन पूछी जाए पेपर में तो आपने लिखना है फेरिंग्स इज अ डक्ट विच इज कॉमन टू बोथ एयर एंड फूड। ठीक है ना, फेरिंग्स वो नाली है जो हवा और खुराक दोनों के लिए मुश्तरक है। फेरिंग्स के बाद जो स्ट्रक्चर आती है वो ग्लोटिस है। ये वो स्ट्रक्चर है, पोर लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें हवा एंटर होती है। ये सिर्फ एयर के लिए है और इस ग्लोटिस के ऊपर जो है टिश्यू का एक पर्दा होता है। ये देखें डायग्राम में मैंने लेबल किया हुआ है एपिग्लोटिस। एपी का मतलब होता है अप
और ग्लोटिस का मतलब है ग्लोटिस यानी ग्लोटिस के ऊपर जो स्ट्रक्चर है वो एपिग्लोटिस है और टिश्यू से बनी हुई है, यानी टिश्यू का एक पर्दा होता है जो कि ग्लोटिस की हिफाजत करता है। ग्लोटिस क्या है? ये वो पॉइंट है जहाँ पे एयर एंटर होती है और उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है उसे हम एपिग्लोटिस कहते हैं। अब ये एपिग्लोटिस क्या काम करती है? ये ग्लोटिस को कवर करती है। जब हम कोई फूड खा रहे होते हैं तो ये जो है, ये जो एपिग्लोटिस है, टिश्यू का पर्दा, ये ग्लोटिस के ऊपर यानी ग्लोटिस को क्लोज कर देता है ताकि फूड जो है ग्लोटिस में एंटर ना हो, क्योंकि ये जो ग्लोटिस है ये सिर्फ एयर के लिए होती है। ठीक है, तो इस तरह एपिग्लोटिस जो है हिफाजत करता है किसकी? ग्लोटिस की, ताकि इसमें फूड एंटर ना हो। ग्लोटिस की डेफिनेशन क्या है? ये जो फेरिंग्स के बाद जो स्ट्रक्चर है इसे हम ग्लोटिस कहते हैं। आफ्टर फेरिंग्स देयर इज अ ग्लोटिस। ग्लोटिस इज गार्डेड बाय अ फ्लैप ऑफ टिश्यू, यानी टिश्यू का एक पर्दा जो है ग्लोटिस की हिफाजत करता है, उसे हम क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। ये 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और ये होमवर्क में भी आपने एज इट इज करना है। इसके बाद जो स्ट्रक्चर आती है रेस्पिरेटरी सिस्टम में उसे हम लेरिंग्स कहते हैं और इसका दूसरा नाम वॉइस बॉक्स भी है, यानी आवाज़ पैदा करने वाला आला या आला सौत, इसे हम कहते हैं लेरिंग्स। और इसकी डायग्राम ये नीचे मैंने दिखाई है। ठीक है, ये स्लाइड में आप देखें, ये इसकी डायग्राम है लेरिंग्स की। इसके नीचे जो है ये ट्रैकिया है लेबल किया हुआ। ट्रैकिया के ऊपर वाली जो है ये डायग्राम ये लेरिंग्स की है। और लेरिंग्स को अगर आप इसकी एनाटॉमी देखें तो इसके अंदर जो है फिब्रस बैंड्स होते हैं। फिब्रस बैंड का मतलब है रेशादार पट्टियाँ होती हैं जिसे हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। और जब ये वोकल कॉर्ड से हवा टकराती है तो इनकी वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है, क्योंकि आपको पता है आवाज़ सिर्फ वाइब्रेशन से पैदा होती है। तो लेरिंग्स की अगर डेफिनेशन आ जाए पेपर में तो आपने किस तरह से करनी है? लेरिंग्स इज कॉल्ड वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स 2 पेयर्स ऑफ फिब्रस बैंड्स प्रोड्यूस साउंड व्हेन दे वाइब्रेट। ठीक है, अब जो फिब्रस बैंड हैं या हम कहेंगे रेशादार पट्टियाँ जो हैं जिन्हें हम वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, ये आवाज़ पैदा करती हैं जब हवा इनसे टकराती है और इनकी वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा होती है। ये लेरिंग्स की डेफिनेशन है। लेरिंग्स से जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है उसे हम ट्रेकिया कहते हैं या हम इसे विंड पाइप भी कहते हैं, हवा की नाली कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर देखिए मैंने अलहदा यहाँ पे ये बनाई है। जो मैंने फर्स्ट में आपको स्ट्रक्चर दिखाई थी उसमें ये सारी जो एयर पैसेज वे हैं वो कंबाइंड स्ट्रक्चर थे। ठीक है, उसमें सारी जो पार्ट्स हैं वो एक ही डायग्राम में मैंने आपको दिखाए थे। ये मैं आपको बारी बारी हर एक पार्ट की डायग्राम दिखा रही हूँ। ठीक है, अब इसमें देखें ये जो ट्रैकिया है विंड पाइप है, एक तरह का ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होती है। इसमें एयर जो है एंटर होती है और इसके अंदर अगर आप अंदर की तरफ देखें तो जिस तरह सी अल्फ़ाबेट है उस तरह के कार्टिलेजिनस जो है कार्टिलेज की तरह के साख्ते मौजूद होते हैं। कार्टिलेज हम सॉफ्ट बोन को कहते हैं। अब उस कार्टिलेज का क्या फ़ायदा है जो इस ट्रैकिया के इस नाली के अंदर है? इसका फ़ायदा ये है कि जब एयर इसमें एंटर नहीं होती तो उसको वो कोलैप्स होने से बचाते हैं। कोलैप्स का मतलब सिकुड़ने से उसको बचाएंगे। ठीक है, तो ट्रैकिया को हम हवा की नाली कहते हैं। इसमें सी शक्ल के कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, और कार्टिलेज ट्रैकिया को सिकुड़ने से बचाते हैं जब इसमें हवा नहीं होती। ये ट्रैकिया की डेफिनेशन है। ट्रैकिया जो है डिवाइड होके नेक्स्ट ब्रोनकाई बना देते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ये ट्रैकिया है। ट्रैकिया ने डिवाइड होके दोनों तरफ में लंग्स में ब्रोनकाई बना देंगे। ब्रोनकस लिखा हुआ है तो ब्रोनकस जो है ये सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं और ब्रोनकाई जो है वो हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं, क्योंकि 2 होते हैं तो दोनों के लिए हम कलेक्टिवली ब्रोनकाई यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये ट्रैकिया जब डिवाइड होते हैं तो ब्रोनकाई बना देते हैं। ब्रोनकाई जब डिवाइड होंगे तो ब्रोनक्यूल्स बना देते हैं। ठीक है, ट्रैकिया डिवाइड जब ट्रैकिया तकसीम होते हैं तो ब्रोनकाई बनाते हैं। ठीक है, और ब्रोनकाई हर एक ब्रोनकाई एक फेफड़े में एक लंग्स में जाती है। ठीक है, और इसमें भी कार्टिलेज की तरह की प्लेट्स होती हैं। ठीक है, जिस तरह ट्रैकिया में कार्टिलेज होती है उसी तरह इसमें भी कार्टिलेज होते हैं। फिर ब्रोनकाई जो हैं ये डिवाइड होते हैं। ठीक है, लंग्स में और ब्रोनक्यूल्स बना देते हैं। ब्रोनकाई डिवाइड होकर ब्रोनक्यूल्स बना देते हैं। ये छोटी सी शाखें होती हैं जो कि ब्रोनकाई से निकलती हैं। ठीक है, ट्रैकिया तकसीम होकर ब्रोनकाई और ब्रोनकाई तकसीम होकर ब्रोनक्यूल्स बना देती हैं। अगर इसकी डेफिनेशन आए ब्रोनकाई की तो आप क्या करेंगे? ट्रैकिया डिवाइड इनटू ब्रोनकाई। ठीक है, एंड ब्रोनकाई डिवाइड इनटू ब्रोनक्यूल्स। ठीक है, फिर आप कहेंगे कि जो ब्रोनकाई है उसमें भी कार्टिलेजिनस प्लेट्स होती हैं। स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रैकिया में भी कार्टिलेजिनस बैंड होते हैं, यानी कार्टिलेज की जो शक्ल की साख्तें होती हैं
और ब्रोनकाई में भी होती हैं, वो कंटिन्यू होती हैं, ब्रोनक्यूल्स में भी होती हैं। ठीक है, ये ट्रैकिया से कार्टिलेज जो है स्टार्ट होता है और ब्रोनकाई में भी होता है, ब्रोनक्यूल्स में भी होता है। ठीक है, लेरिंग्स में ये नहीं होता, लेरिंग्स में बल्कि सिर्फ जो है फिब्रस बैंड्स होते हैं। तो जब ब्रोनक्यूल्स में, जब ब्रोनकाई जो है फर्दर डिवाइड होके ब्रोनक्यूल्स बनाते हैं, ब्रोनक्यूल्स फर्दर डिवाइड होके क्या बना देते हैं, एल्व्यूलर डक्ट्स बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एल्व्यूलर डक्ट्स। अब वो जो एल्व्यूलर डक्ट्स हैं उनमें कार्टिलेज नहीं होते, ब्रोनक्यूल्स में कार्टिलेज होते हैं, लेकिन जब ब्रोनक्यूल्स फर्दर डिवाइड होते हैं तो जारी बात है वो मज़ीद जो है वो पतली सी शाखें बनाएंगे, मज़ीद बारीक शाखें बनाएंगे, तो उन बारीक शाखों में जो है कार्टिलेज नहीं होगा। हर एल्व्यूलर डक्ट जो है वो एल्व्यूलाई में ओपन होती है, हर एल्व्यूलर डक्ट एल्व्यूलाई में ओपन होती है। अब जहाँ डायग्राम में देखें एल्व्यूलाई लिखा हुआ है, ये जो पाउच से हैं, क्लस्टर से हैं, गुच्छे से हैं, यहाँ पे ये क्या है, ये एल्व्यूलाई है। ये जो दो शाखें, दो जो डक्ट सी नज़र आ रही हैं, ये क्या है, यहाँ पे ब्रोनक्यूल दिखाया गया है। मैंने सिर्फ यहाँ पे एल्व्यूलाई की साख्त आपको दिखाई है। ठीक है ना, कि देखिए ये ब्रोनकाई है, जब ये तकसीम होती हैं, ठीक है, तो एल्व्यूलाई बना देती हैं। एल्व्यूलर डक्ट से क्या बना देती हैं, एल्व्यूलाई बना देती हैं। एल्व्यूलाई जो है ये बॉल लाइक सी स्ट्रक्चर होते हैं, क्लस्टर्स होते हैं, यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, और इनके गिर्द जो है ये देखें आप, यहाँ पे ये कैपलरीज हैं। ठीक है ना, इनके गिर्द जो है ये क्या है, यहाँ पे वेन्स हैं और आर्टरीज है। ये जो ब्लू कलर में दिखाई गई है ये आर्टरी है। आर्टरी क्या करती है, हार्ट से ब्लड को कहाँ पे लेके आती है, बॉडी पार्ट्स की तरफ लेके आती है। यहाँ पे कौन से बॉडी पार्ट को हम डिस्कस कर रहे हैं, लंग को डिस्कस कर रहे हैं। तो देखें जहाँ पे जो लंग की है, पल्मोनरी आर्टरी जो है ये हार्ट से ब्लड को लंग्स की तरफ लेके आएगी। क्यों लंग्स की तरफ लेके आएगी, क्योंकि आपको पता है ऑक्सीजन जो है, एयर जो है वो लंग्स में ही एंटर होती है, ताकि यहाँ ब्लड को एयर मिले और वो ऑक्सीजनेट हो सके। फिर जब उसे ऑक्सीजन मिल जाती है तो ये जो रेड कलर में यहाँ पे आपको वेन नज़र आ रही है, ये वेन पल्मोनरी वेन है, ये वापस जो है ब्लड को कहाँ ले जाती है, हार्ट की तरफ ले जाती है। ठीक है ना, ताकि वो जो ब्लड है बाकी बॉडी पार्ट्स की तरफ भी डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ठीक है, तो एल्व्यूलाई क्या काम करते हैं, एल्व्यूलाई के गिर्द जो है आर्टरीज और वेन्स होती हैं। आर्टरी जो है वो ब्लड को हार्ट से लेके आती है, ठीक है, लंग्स की तरफ, ताकि उसे ऑक्सीजन मिले, और जब उसे ऑक्सीजन मिल जाती है तो उसे वो वापस जो है वो कहाँ लेके जाती है, दूसरे बॉडी पार्ट्स की तरफ लेके जाती है, ताकि दूसरे बॉडी पार्ट्स को भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल जाए। उससे पहले जो ब्लड है वो हार्ट की तरफ जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड किसके ज़रिए से, पल्मोनरी वेन के ज़रिए से। तो आप एल्व्यूलाई की डेफिनेशन किस तरह से करेंगे, एल्व्यूलस या एल्व्यूलाई, एल्व्यूलस जो है वो सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे, एल्व्यूलाई प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे। एल्व्यूलस जो है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर है, थैलीनुमा से साख्त है, ठीक है, एंड लाइंड बाय अ सिंगल लेयर ऑफ एपिथेलियल सेल्स। ठीक है, और इसके गिर्द जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, इट इज़ बाउंड ऑन द आउटसाइड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपलरीज। ठीक है, यानी इसके गिर्द वो कह रहे हैं कैपलरीज का नेटवर्क होता है। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, जिनमें ब्लड फ्लो करता है, और ये किस लिए होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो एल्व्यूलाई की आप डेफिनेशन किस तरह करेंगे, ये एक थैलीनुमा साख्त होती है, ठीक है, और इसके गिर्द जो एपिथेलियल सेल्स की एक लेयर होती है, ठीक है, और इसके इर्द गिर्द कैपलरीज का एक जाल होता है। इस तरह आप इसके डेफिनेशन करेंगे और होमवर्क में भी लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम अपने लेक्चर को रिव्यू कर लेते हैं कि आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा। हमने आज के लेक्चर में रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ा। हमने बात की कि एयर सबसे पहले नेज़ल कैविटी में आएगी। ये दोबारा आप डायग्राम को देख लें, नेज़ल कैविटी में एयर एंटर हुई, उसके बाद फेरिंग्स में गई, फेरिंग्स के बाद जो है कहाँ पे जाएगी, ग्लोटिस में, ग्लोटिस के बाद जो है लेरिंग्स में, लेरिंग्स के बाद ट्रैकिया, ट्रैकिया के बाद जो है यहाँ पे ट्रैकिया डिवाइड होके ब्रोनकाई बना देगी। देखें दो ब्रोनकाई दोनों लंग्स में जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो है इन दोनों ब्रोनकाई में जब एल्व्यूलाई में एयर एंटर हो जाएगी तो एल्व्यूलाई के गिर्द जो है कैपलरीज होंगी जिनमें ब्लड फ्लो कर रहा होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो उसे ऑक्सीजन मिलेगी यहाँ से और फिर वो वापस हार्ट की तरफ जाएंगे और हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट्स की तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। हमारा आज का लेक्चर था जिसमें हमने एयर पैसेजवे में स्ट्रक्चर जितनी भी इन्वॉल्व है हमने सारी पढ़ी हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो बाकी दो स्ट्रक्चर्स रह गए हैं, लंग्स और डायाफ्राम, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे।